हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हिमांशु प्रकाश और हम लोग 10th में जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे वो था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने सबसे पहले बात की थी अपने टॉपिक न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के बाद हमने बात की अपने टॉपिक रेस्पिरेशन की, यानी हमने देखा कि किस तरह से हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फिर हमने देखा किस तरह से डाइजेस्टेड फूड को हम ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमने बात की सर्कुलेशन की कि जब ऑक्सीजन हमारी जो बॉडी में आ गई या फिर जो फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, जो फूड ब्लड तक पहुंच गया, उस फूड को ब्लड ने किस तरीके से सेल के हर ऑर्गन सिस्टम और हर सेल, हर टिश्यू तक उसको ट्रांसपोर्ट किया। ठीक, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हमने बात की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने हमने जो बात की थी वो बात की थी प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जहाँ पर दो टिश्यू रेस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट वन इज़ जाइलम टिश्यू एंड सेकंड वन इज़ फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या थे? ऐसे टिश्यू थे या ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल थे जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कर रहे थे, और साथ में फ्लोएम टिश्यू वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स था जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा था। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, वो सिर्फ रूट वाटर को एब्जॉर्व कर सकते हैं, लीव्स वाटर को एब्जॉर्व नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ पर जो भी वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है, उनका जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फूड के ट्रांसपोर्ट होने की, तो वहाँ पर हमें पता है कि लीफ में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से प्लांट्स अपने फूड की सिंथेसिस करते हैं। लीव्स प्लांट्स के अपर पार्ट में मिलती हैं, रूट्स में लीफ एब्सेंट होती हैं। तो अगर लीव्स अपर प्लांट में है, मतलब जो हमारा फूड बन रहा है वो प्लांट में अपर पार्ट में बनेगा, और मिडिल पार्ट में जहाँ भी लीफ प्रेजेंट है, अब उस फूड का जो डायरेक्शन है, उस फूड का जो मूवमेंट है वो रूट्स की तरफ भी रहेगा और साथ में प्लांट के अपेक्स की तरफ भी रहेगा। यानी फूड का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होगा, वो दोनों साइड में होगा, जबकि वाटर का मूवमेंट सिर्फ एक साइड में होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी होगा। और फूड का जो मूवमेंट है प्लांट में वो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होगा और ग्रेविटी के तरफ भी होगा, ग्रेविटी के साइड भी होगा, दोनों तरफ रहेगा। ठीक, तो अब हम उसके बाद हमने एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात की। वहाँ पर ब्लड ने ये पार्ट रोल किया, ब्लड ने एक रोल प्ले किया। किसको? किसी भी मिनरल्स, कोई भी ऑक्सीजन, चाहे कोई भी गैसेस, हम गैसेस के ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, हम मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, फैट, एंजाइम, प्रोटीन्स, केमिकल्स, इन सब का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड में ही होगा। ठीक, अब जब ब्लड में सब पहुंच गए, ब्लड के थ्रू ये बॉडी के डिफरेंट रीजन में ट्रांसपोर्ट हुए। जब ट्रांसपोर्ट हुए तो वहाँ पर हमने ब्लड के कई पार्ट देखे थे कि ब्लड में आर्टरीज़ हैं, ब्लड में वेन्स हैं, ब्लड में वो कुछ कैपिलरीज़ हैं जो बहुत ही थिन हैं, ब्लड में कुछ ऐसे पाइप्स हैं जो थोड़े थिक हैं, ब्लड में कुछ ऐसे पाइप्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रख रहे हैं, ब्लड में कुछ ऐसे पाइप्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रख रहे हैं। इन पार्ट्स को हमने बात की। अब फिर हमने बात की थी कि हार्ट में एक सेंटर, ब्लड बॉडी में एक पॉइंट होगा, पिकिंग पॉइंट होगा, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पहुँचेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पहुँचेगा, और फिर पूरी ब्लड में उसकी सप्लाई का जो एक सेंटर पॉइंट है उसको हमने हार्ट कह दिया। यानी हार्ट बॉडी में ब्लड को पंप करने का वर्क कर रहा था। ठीक, इतनी हमने सारी बात कर ली थी। हार्ट की हमने साइकिल भी देखी कि किस तरह से हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। दो बार, एक बार इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है, एक बार प्योर ब्लड हार्ट में आता है। इम्प्योर ब्लड हार्ट में जो आया वो उसका राइट चैम्बर था, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। जो प्योर ब्लड लंग से हार्ट में आया, वहाँ पर लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट ऑरिकल ये दो चैम्बर पार्ट ले रहे थे। लेफ़्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो को बैक होने से बचाने के लिए वहाँ पर एक वाल्व आया, मिट्रल वाल्व, और इसी तरह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए वाल्व आया
मिट्रल वाल्व। ठीक, ये सारी बातें हम कर चुके थे। अब आज हम जो बात करेंगे वो है हमारी जो आर्टरीज़ हैं और जो वेन्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होगा, किसको हम आर्टरीज़ बोलेंगे, किसको हम बोलेंगे वेन्स। एक डिफरेंस तो हमारा हमने यही कहा कि वो सारी वेसल्स, वो सारे पाइप्स जो प्योर ब्लड को रखेंगे उनको हम बोलेंगे आर्टरीज़। इसका जस्ट अपोजिट अगर हम कहें वो सारे पाइप्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखेंगे या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे उनको हम बोलेंगे वेन्स। ये डिफरेंस हो गया अकॉर्डिंग टू टाइप, ब्लड में ऑक्सीजन है या ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक, दूसरा इसके अलावा लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें एक एक्सेप्शन भी है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी इज़ द आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, while pulmonary veins are the veins that carry oxygenated blood from lungs to heart। इसीलिए हम एक बात और कल कह रहे थे कि बहुत सारे पाइप्स जो हार्ट में ब्लड को लेके जाते हैं वो वेन्स कहलाते हैं और वो सारे पाइप जो हार्ट से ब्लड को लेके जाते हैं वो आर्टरीज कहलाते हैं। और मोस्ट ऑफ दी हार्ट से जाने वाला ब्लड कैसा होगा, प्योर होगा, क्योंकि वहाँ पर हार्ट बॉडी को ब्लड हार्ट के थ्रू बॉडी को सप्लाई किया जा रहा है और जो हार्ट में आने वाला ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा जो वहाँ पर प्योर होने के लिए कलेक्ट किया जा रहा है। अब हम बात करें डिफरेंस की, तो एक डिफरेंस तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होना हो गया। दूसरा हमारा डिफरेंस है जो आर्टरीज की होंगी वो वेन्स से थिक होंगी। आर्टरीज थिक हैं और वेन्स हमारी थोड़ी सी थिन है। आर्टरीज थिक इसलिए हैं क्योंकि आर्टरीज मोस्टली हमारी बॉडी में इनर साइड में मिलती हैं, हमारी बॉडी के अंदर मिलती हैं, तो उनको वहाँ ज़्यादा प्रेशर कैरी करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर वहाँ झेलना पड़ता है। तो इसलिए बॉडी में अंदर मिलने वाली जो आर्टरीज हैं वो कैसी मिलेंगी, हमको थिक मिलेंगी। और बॉडी के बाहर मिलने वाली जो वेन्स हैं जो बॉडी के आउटर साइड में हैं वो मिलेंगी हमको थिन, क्योंकि उनको उतना प्रेशर मेंटेन नहीं करना पड़ता जितना प्रेशर आर्टरीज को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है कि आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं और वेन्स की वॉल थिक होती हैं। ठीक, दूसरा डिफरेंस हम बात करें कि जो पल्मोनरी आर्टरी, आपकी बुक में लिखा हुआ है डिफरेंस है, पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो इसका जस्ट अपोजिट आर्टरीज का वर्क करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइड पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अगर हम बात करें वॉल्स की तो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो रिजिड होती हैं। अगर हम वॉल्स के बारे में बात करें तो आर्टरीज की वॉल रिजिड होती हैं और हमारी वेन्स की वॉल कंपैरेटिवली थिन होती है। वेन्स की वॉल भी कंपैरेटिवली थिन है और आर्टरीज की वॉल भी कंपैरेटिवली थिक है। क्यों? फिर से भाई, क्योंकि आर्टरीज हमारी बॉडी में इनर साइड में है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और साथ में ब्लड में बहने वाला प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जो वॉल उसको क्या होगा, वॉल उसको प्रेशर में उसको कोलैप्स होने से, उसको बस्ट होने से बचाने का काम करेंगे। साथ में अंदर होने से एक फ़ायदा ये भी है कि वो कांटेक्ट में नहीं होगी एनवायरनमेंट के और उनको हार्म थोड़ा कम होगा, कम हार्म होगा। ठीक, इसी तरह हमारी वेन्स सीधे कांटेक्ट में हैं, किसके, स्किन के कांटेक्ट में हैं, तो वो थोड़ी सी थिन होगी। इसके अलावा ब्लड फ्लो प्रेशर थ्रू आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। वेन्स में जो ब्लड का प्रेशर है वो आर्टरीज के कंपैरिजन में कम होगा। द प्रेशर इन द आर्टरीज इज़ थिकर देन द प्रेशर ऑफ वेन्स। बहने जो ब्लड बह रहा है पाइप्स में उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है कि आर्टरी में बहने वाला ब्लड ज़्यादा प्रेशर से बहेगा और वेन्स में फ्लो होने वाला ब्लड कम प्रेशर से फ्लो होगा। अगला डिफरेंस है हमारा, जो भी हमारे आर्टरीज के ल्यूमन हैं, अगर आप आर्टरीज की
डायग्राम को ध्यान से देखें, आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, वहाँ पर ल्यूमन वाले पार्ट को आप देखें तो वो मिलेगा, आर्टरीज में नैरो मिलेगा, कम मिलेगा, और वेन्स में थोड़ा सा वाइड मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वॉल्स उसकी कैसी हैं, थिक वॉल्स होने से बीच में स्पेस कम हो गया, ल्यूमन कम हो गया, और थिन वॉल होने से बीच में स्पेस ज़्यादा हो गया, वो पाइप मोटा हो गया, तो वो उसके वाइड स्पेस, वाइड ल्यूमन प्रेजेंट है, वहाँ पर नैरो ल्यूमन प्रेजेंट है। ठीक, ये तो हमारी सारी थी वो ये पार्ट्स हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट होने वाले ब्लड की, कि एनिमल्स किस तरह से ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उस वहाँ पर दो हमारे चीज़ें आई, एक वेसल्स और ब्लड, तीसरी कैपिलरीज आती हैं। कैपिलरीज वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करने वाली एक बहुत ही पतली पाइप्स हैं। जब ब्लड एक्सचेंज होता है, जब ब्लड में मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं, तो वहाँ पर कैपिलरीज पार्टिसिपेट करती हैं। बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं, जैसे एल्वेलाई। इन सब ऑर्गन्स के आसपास अगर आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगे तो वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगे अपनी वॉल के अकॉर्डिंग। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इन ऑर्गन्स को कनेक्ट करने के लिए आर्टरी और वेन्स की जगह उनसे और थिन और पतले पाइप चाहिए, तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हम बात करें कि प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, तो इन जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फ्लोएम क्या करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पहला मेन डिफरेंस यही है कि द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ जाइलम सेल्स, वाइल फूड आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम सेल्स। ठीक, इसके अलावा दूसरा डिफरेंस, जो जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ अपर साइड में होगा, जबकि फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम अगर यहाँ पर है तो वो अपर साइड और लोअर साइड दोनों तरफ हो सकता है। तो जाइलम में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ये सेकेंड इनका मेन डिफरेंस है। थर्ड अगर हम बात करें तो आपके जाइलम जो सेल्स हैं, जो जाइलम के टिश्यू हैं, वहाँ पर आपको 4 टाइप के सेल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, सेकेंड वन इज़ जाइलम पैरेन्काइमा, थर्ड वन इज़ ट्रैकीड्स एंड फोर्थ वन इज़ वेसल्स। ठीक है, आपको यहाँ पर जो सेल्स मिलेंगे वो 4 टाइप के मिलेंगे, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल्स। ये 4 मिलकर पाइप लाइक सिस्टम बनाएंगे, यानी जाइलम टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे और वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। जबकि फ्लोएम में आपको कौन से सेल मिलेंगे, फ्लोएम में आपको सबसे पहले मिलेगा कॉम्पेनियन सेल, सेकंड आपको मिलेगा फ्लोएम पैरेन्काइमा, थर्ड आपको मिलेगा सीव ट्यूब्स एंड फोर्थ वन इज आपको मिलेगा फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, वो थोड़े डिफरेंट हैं। कॉम्पेनियन सेल्स, दूसरी पैरेन्काइमा फ्लोएम पैरेन्काइमा, थर्ड वन इज सीव ट्यूब्स एंड फोर्थ वन इज पैरेन्काइमा फाइबर। ठीक है, ये 4 सेल मिलकर ऐसा सिस्टम बनाएंगी कि फूड को बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प मिले। प्लांट्स को, फूड को दोनों ही डायरेक्शन में, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन हो चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प मिले, ऐसा सिस्टम मिलकर बनाएंगे हमारे फ्लोएम टिश्यू और यहाँ जाइलम टिश्यू। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट डिफरेंस। इसके बाद अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो जाइलम के टिश्यू हैं वो मेनली आपको मिलेंगे डेड टाइप के। जाइलम के टिश्यू कैसे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे डेड। इन सेल में जान नहीं होती, केवल वाटर को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं थ्रू प्रेशर। यहाँ पर कौन काम कर रहा है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर काम कर रहा है, रूट प्रेशर काम कर रहा है, उसकी हेल्प से वाटर का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन फ्लोएम के जो सेल्स होंगे वो होंगे लिविंग सेल्स।
यानी फ्लोएम में हमको लिविंग सेल्स देखने को भी मिलते हैं, लेकिन इसमें जो लिविंग सेल्स है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट है। इसके लिविंग सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और हमने सेल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेल में साइटोप्लाज्म ही सेल को लिविंग बनाता है, मतलब लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब इसमें न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन सेल कैसी कहलाएगी? लिविंग सेल कहलाएगी, जाइलम की सेल। ठीक, इसके अलावा इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें टिश्यू जो प्रेजेंट होंगे वो वेस्कुलर बंडल के अंदर लाइन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या होंगे? वेस्कुलर बंडल होगा, वेस्कुलर बंडल में सेंटर में आपको जाइलम मिलेगा, और सेंटर के बाद आपको और बाकी साइड में क्या मिलेगा? फ्लोएम मिलेगा। सेंटर में वेस्कुलर बंडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए दोनों टिश्यू मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। उस बंडल में इनर साइड में जाइलम एंड आउटर साइड में फ्लोएम मिलता है। ये इनका नेक्स्ट डिफरेंस है कि आउटर साइड में जब भी आप देखेंगे, कोई मोनोकॉट रूट देखें, कोई डाइकॉट रूट देखें, कैसे भी आप रूट देखेंगे, हम इसको लैब में आपको ऑब्जर्व कराएंगे कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जाइलम हमको वेस्कुलर बंडल्स मिल रहे हैं, उसमें जाइलम देखने को मिल रहा है, उसमें फ्लोएम देखने को मिल रहा है। तो अंदर साइड मिड पॉइंट पर सेंटर में जो चीज़ मिलेगी वो जाइलम होगी, और आउटर सेंटर से थोड़ा सा हट के जो चीज़ मिलेगी वो फ्लोएम होगी। ये जाइलम और फ्लोएम के हमारे क्या थे? मेन डिफरेंसेस थे, जिनके बेस पर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है, टॉपिक हमारा आएगा एक्सक्रीशन, यानी कि बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। जो हमने फूड डाइजेस्ट किया है, जो फूड खाया था, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालना। ठीक है, तो अगर हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन की बात करें तो वहाँ पर उसको बोल सकते हैं कि एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस। क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। हम जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, भाई केमिकल रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेंगे। अभी आप केमिस्ट्री पढ़ा ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें अब क्या हो रहा है? रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन प्रोडक्ट बनने में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अब इन प्रोडक्ट्स को जिनको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, क्या हमारी बॉडी में रखना सेफ़ है? नहीं। तो इनके रिमूवल करने की प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और मटेरियल्स एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंस। ठीक है, क्या बोला? एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मटेरियल एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंस आर कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस पूरी प्रोसेस को ही बोल दिया एक्सक्रीशन। ठीक, अब हमारे बॉडी में जो हम एनिमल्स हैं, जो लिविंग्स हैं, जो ऐसे लिविंग्स हैं जो एडवांस्ड हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनकी बॉडी में बहुत टाइप के वेस्ट बन सकते हैं। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप के वेस्ट, जैसे कुछ एनिमल नाइट्रिक वेस्ट बनाते हैं, कुछ यूरिया है, कुछ यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट हमारा, स्वेट हमारा वेस्ट है, साल्ट्स हमारे वेस्ट हैं। इन सब वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाती है। लेकिन इनमें से भी जो मेन हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो मेन बॉडी में वेस्ट है, वो है यूरिया एंड यूरिक एसिड वेस्ट। यूरिया एंड यूरिक एसिड वेस्ट, पहले तो हमने डाइजेशन में जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था, जो भी हमारा
अनडाइजेस्टेड फूड था उसको हमने डाइजेशन की प्रोसेस में लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम में स्टोर करने के बाद एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जब उसमें से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए गए, जो ब्लड में चले गए, हो सकता है ब्लड भी उनको डाइजेस्ट ना कर पाए, हो सकता है हमारी बॉडी के सेल्स उसको गेन ना करें, उसको मना कर दें कि हम इन चीज़ों को नहीं रखेंगे। उस केस में उन वेस्ट का या उन कंपाउंड्स का या उन मेटाबॉलिक कंपाउंड्स का बॉडी में क्या होना चाहिए, उनको बॉडी से रिमूव कर देना चाहिए। जैसे अगर बॉडी में कोई हमारी एक्स्ट्रा सेल भी आ जाती है, कोई पैथोजन भी आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर WBC पैथोजन्स को मारने का या हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती है। जब बॉडी की सेल लेवल पर, ब्लड में सेल के लेवल पर बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम हो रहा है, तो क्या इन वेस्ट को बॉडी में रहने देना या रखना ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बॉडी ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया जिसमें जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे उनको बॉडी से रिमूव किया जाएगा। और इन सिस्टम को हमने, इस सिस्टम को करने वाली प्रोसेस को हमने बोला एक्सक्रीशन। और इस सिस्टम को करने वाले एक सिस्टम को या ऑर्गन्स का एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स को बोला एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक है, कई सारे ऑर्गन्स हैं जो मिलकर बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, उनको ही कहते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। इस एक्सक्रीशन सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स आते हैं, लेकिन उससे पहले सोचो कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल वाले हैं, वो अपनी बॉडी से वेस्ट को कैसे रिमूव करते होंगे? क्या उनके पास कोई ऐसी प्रोसेस है कि बॉडी से वेस्ट को रिमूव करें? एक अमीबा की अगर हम बात कर लें कि एक सिंपल सेल वाला अमीबा जिसकी बॉडी में अभी ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं हुई है, क्या ये एक्सरसाइज कैसे करता होगा? तो हमने डाइजेशन में ही देखा था कि इसकी फूड वैक्यूल में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको ये सीडोपोडिया की हेल्प से बॉडी के बाहर रिमूव कर देता है। कोई भी स्पेशल ऑर्गन इसके लिए नहीं बनता, सीडोपोडिया ही यहाँ पर वेस्ट रिमूवल में कर रहे हैं। ठीक, यानी यहाँ पर एक वैक्यूल है, एक फूड वैक्यूल है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो वेस्ट को रिमूव करने के काम आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम ऑर्गेनिज्म को ऑर्गन सिस्टम में या टिश्यू में डिवाइड करते जाएंगे, वहाँ पर हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब वहाँ पर एक सिंपल सेल ये काम नहीं कर सकती कि हमारी बॉडी के हर टाइप के वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर दे। तब हमें नीड पड़ती है ऑर्गन सिस्टम की, और अब काम आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी को वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम में सबसे पहले क्या होगा, एक किडनी क्या होगा, सबसे पहले 1 पेयर ऑफ किडनी कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर नहीं, पीछे की साइड। ठीक है, क्या होगा, ये हमारी है थोरैक्स रीजन में पीछे की साइड बैक की तरफ 2 बीन शेप किडनी। कैसी? 2 बीन शेप किडनी। 2 किडनी बोल सकते हैं या 1 पेयर ऑफ किडनी भी कह सकते हैं कि एक पेयर किडनी का प्रेजेंट है, साथ में एक पेयर यूरेटर का प्रेजेंट है, और साथ में एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। ये सब काम आएंगे। और चौथा हमारा यूरेथ्रा प्रेजेंट है। ये 4 मेन ऑर्गन हैं जो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो मिलकर एक्सक्रीशन सिस्टम बनाते हैं और बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक, कैसे, उसकी बात हम करेंगे कैसे नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसे ये चारों मिलकर एक सिस्टम बनाकर बॉडी से वेस्ट रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी को बचा रहे हैं। ठीक, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस इन आर्टरीज वेन्स, डिफरेंस इन जाइलम एंड फ्लोएम। नोट्स बनाते जाना साथ साथ में।
ठीक, अपना वर्क जो भी है कंप्लीट करते जाना, क्योंकि जब हम वापस 9 को मिलेंगे, 9, 10, 11, 12, उसके बाद हमारे पास हार्डली 5 या 6 या 7 डेज़ होंगे जिनमें हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। इसलिए ऑनलाइन क्लास को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर अगर इन दिनों में सिलेबस होगा तो वो इतनी स्पीड से होगा दिनों में कि आप उसको ठीक से कवर ना कर पाए। सिर्फ ऑनलाइन क्लास को लगातार देखते रहिए और अपने सिलेबस को, अपने जो भी नोट्स हैं उनको राइट डाउन करते जाइए। आपके पास पूरे दिन का टाइम है, आराम से घर पे बैठो, देखो, पढ़ो और नोट्स बनाओ। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने एग्जीक्यूशन सिस्टम के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।